हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम करेंगे एनालिसिस ऑफ द 12 जून न्यूज़पेपर, ठीक है, जो संडे को आया था। ठीक है, तो देखिए न्यूज़पेपर जो है एक दिन पीछे आएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि मतलब इससे रिलेटेड फैक्ट सर्च करने पड़ते हैं, और मेरा जो न्यूज़पेपर आता है वो सुबह थोड़ा लेट आता है, तो इसीलिए जो है न्यूज़पेपर की एनालिसिस एक दिन बाद होगी। और मैं आपको एक बात बता दूँ, देखिए जो मैंने आपको बोला दिस करंट अफेयर्स, now most of the people they take it light that 1 2 questions will come from this, but they don't know that current affairs actually is based for the static part as well, like you have the subject is economics, polity, history, तो वो भी करंट अफेयर्स में डिस्कस होते हैं। तो मतलब आपको एक होलिस्टिक व्यू हर किसी सब्जेक्ट का मिलेगा, मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ मार्क्स ला सकते हो बाय रिमेनिंग इन टच विद द करंट अफेयर्स। सो प्लीज़ हम वीडियो को छोटा ही रखेंगे, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है सिर्फ उनकी एनालिसिस करेंगे, और जो मेरा हाईलाइटेड पोर्शन होता है ये मैं एनालिसिस करके मतलब जो आपको क्रैक्स मिलेगा उस आर्टिकल से वो बताता हूँ। तो आपको मतलब आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और मंथ के एंड में मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। सो प्लीज़ शेयर इट, सपोर्ट इट, एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम दैट फ्रॉम JNK द न्यूज़ एनालिसिस ऑफ हिंदू इज़ बीइंग कैरिड आउट। ठीक है, एंड इट इज़ फॉर UPSC, फॉर KAS एंड फॉर SSB एज वेल। ठीक है, फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स यू कैन सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो आर्टिकल है, cricket gets a rising star from the Tamil heartland of Sri Lanka. Now, this is the name here. Sadasivam Kaliyarasi had one dream to play cricket for Sri Lanka. तो ये आप याद रखोगे, ये एक वुमेन है सदा शिवम कालियारसी। तो इनका ड्रीम था कि मतलब श्रीलंका के लिए खेले, तो इनको मतलब मौका मिला है श्रीलंकन क्रिकेट को, तमिल की है ये, तो इनको मिला है मौका श्रीलंकन टीम में खेलने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। Now, this is an important topic. High speed rail network is first train to arrive soon. Trial run on Delhi Ghaziabad Meerut regional rapid transit system corridor expected in late 22 officials. ठीक है, तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, देखिए यहाँ पे जो वर्ड आया है इट इज़ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मतलब इसमें हाई स्पीड ट्रेन चलेंगी, जिससे मतलब पैसेंजर्स को बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब खाली 55 मिनट्स लगेंगे फ्रॉम दिस दिल्ली टू मीरठ। तो ये कहाँ से चलेगी? फ्रॉम दिल्ली गाजियाबाद टू मीरठ। तो कल को ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि मतलब जो हाई स्पीड रेल नेटवर्क है या जो अंडर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाया गया है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा। तो इट इज़ फ्रॉम दिल्ली टू मीरठ, और अगर सिटीज़ के नाम बता दें तो दिल्ली, गाजियाबाद एंड मीरठ। ठीक है, तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इसको कहते हैं RRTS। समटाइम्स इट में ऑल्सो बी एन एब्रीवेशन दैट व्हाट डज RRTS रेफर टू। नाउ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट दूसरी चीज़ आती है, इट इज़ नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। देखिए नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है वो इसको हैंडल करती है, मतलब वही अथॉरिटी है जो मतलब इस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को हैंडल करती है। तो NCRTC क्या है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी आ सकता है कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर या कौन सी अथॉरिटी के अंडर आता है। तो इट इज़ NCRTC, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो NCRTC क्या है? ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल के साथ कौन कौन है? देखिए एक तो हो गया यहाँ पे बीच में रख लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसके साथ कौन कौन और अटैचड है? एक तो है दिल्ली गवर्नमेंट, DEL दिल्ली गवर्नमेंट, देन वी हैव हियर हरियाणा गवर्नमेंट एंड देन वी हैव राजस्थान गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये एंड ऑल्सो यूपी गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप याद रखोगे जो मतलब NCRTC है, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, हैंडल करती है अथॉरिटी है टू सी द जिसने बिल्ड किया है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन किन का वेंचर है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट इज 4 दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड दिस उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इसके बाद आप याद रखोगे, देखिए और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, ग्रीन पब्लिक प्लाजा विद ट्रीज एंड प्लांट्स विल बी बिल्ट अंडर द स्टेशन बॉक्स। तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर कोई मेंस लिखेगा UPSC का या KAS का, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि मतलब ग्रीन पब्लिक प्लाजा ट्रीज और प्लांट्स के साथ बिल्ड किया जाएगा इस स्टेशन में। तो मतलब वो यू कैन सी दैट वो इको टूरिज्म या जिसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल डेवलपमेंट या SDG 3 के साथ रिलेटेड है ये। ठीक है, तो मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन, तो इसमें ये एक मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन है, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, पैसेंजर्स, कार्गो एटसेट्रा। ठीक है, नाउ देन वी विल मूव अप टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सी हियर, इंडिया रशिया डील ऑन रेडियो इक्विपमेंट। ठीक है, RTS साइनस कॉन्ट्रैक्ट विद
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू सप्लाई 34 सेट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए रेडियो टेक्निकल सिस्टम आरटीएस है रशिया की एक कंपनी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। तो वो क्या करेंगे, सप्लाई रेडियो इक्विपमेंट सप्लाई करेंगे इंडिया को, ठीक है। तो वो 34 सेट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लैंडिंग सिस्टम्स मैन्युफैक्चर करेंगे और वो जो मॉडर्न टाइप के होंगे। तो कभी आ सकता है मतलब रिसेंटली रेडियो इक्विपमेंट डील वॉज साइनड बिटवीन इंडिया एंड रशिया, ठीक है। तो आप ये रखोगे इंडिया और रशिया याद। तो किस किस के बीच, एक तो रेडियो टेक्निकल सिस्टम जो रशियन कंपनी है और किसके, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये केएस प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स एंड एसएसबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेमेंट्स विद इन ट्रांजैक्शंस विल बी कैरीड आउट इन नेशनल करेंसी। देखिए यहाँ पे अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दिस नेशनल करेंसी मतलब जो पेमेंट होगी, जो इंडिया पेमेंट करेगा रशिया को, वो इन द फॉर्म ऑफ नेशनल करेंसी करेगा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स। तो यहाँ पे जो एक है, देखिए मतलब मेन के परस्पेक्टिव से ये होता है कि जो अब रशिया का और इंडिया का रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन इन्वेजन में आपको याद होगा इंडिया ने रशिया का क्रिटिसाइज नहीं किया, रशिया के अटैक को डिनाउंस नहीं किया। तो मतलब इससे क्या होगा कि मतलब इंडिया की जो रिलेशन क्वाड के साथ है या यूएस के साथ है, वो मतलब उन पे थोड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि यूएस मतलब में भी जैसे मैंने जनरल प्रेफरेंसेस सिस्टम है, ठीक है, उस पर मतलब असर पड़ सकता है। तो मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, मेंस में आप ये पॉइंट डाल सकते हो, ठीक है। देन let's move on to the next topic. This is China threatens Indo-Pacific security. Austin says US policy hasn't changed, but Beijing has stepped up military provocations against Taiwan. तो ताइवान जो है आपको पता होगा, देखिए अगर हम ये अगर आप मैप देखोगे वर्ल्ड मैप, अगर यहाँ पे चाइना है तो यहाँ मतलब एक आइलैंड है जिसको हम कहते हैं ताइवान, ठीक है, ताइवान। तो क्या ताइवान जो है इसकी कैपिटल ताइपी है, तो ताइपी के भी जो मतलब न्यूज़ में बहुत रहता है ताइवान, तो ताइपी इसकी कैपिटल है। तो आप याद रखोगे चाइना जो करता है मतलब 1949 में ये दो कंट्रीज मतलब अलग हो गई, ठीक है। तो चाइना से ताइवान कब अलग हुआ, 1949 में। तो अब यूएस का स्टैंड जो है वो ये मानती है कि वन चाइना पॉलिसी मतलब चाइना और ताइवान एक है। लेकिन हाँ उसके बाद जो है मतलब मिलिट्री प्रोवोकेशंस को ये डिनाउंस कर रही है। तो ये आपको पता होगा कुछ साल पहले क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, दैट ट्रेड वॉर बिटवीन चाइना। तो यहाँ जो चाइना और यूएस के बीच वो कोल्ड वॉर रिलेशंस टाइप चल रही है। सो दिस इज इन न्यूज़, ठीक है। यूएस डज नॉट सपोर्ट ताइवान इंडिपेंडेंस, इट ऑल्सो हैज़ मेजर कंसर्न्स अबाउट चाइनाज रिसेंट बिहेवियर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यूएस ताइवान की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट नहीं करता है, वो वन चाइना पॉलिसी सपोर्ट करता है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कभी कभार बनता है कि यूएस क्या सपोर्ट करता है। तो कभी केएस में या एसएसबी में ये क्वेश्चन आ सकता है। बट हाँ दिस यूएस एक्चुअली वो वन चाइना पॉलिसी मानते हैं, ताइवान की इंडिपेंडेंस को नहीं मानते। लेकिन मिलिट्री इन्वेजन पे वो बोल रहे हैं कि हम अगर चाइना मतलब इसके साथ ताइवान पे इन्वेजन करती है, जैसे वहाँ से एयरक्राफ्ट उड़ाती है बाकी, तो हम उस टाइम जवाब दे देंगे, ठीक है। नाउ हेयर इज वेनेजुला ईरान एंटर इनटू 20-year एग्रीमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वेनेजुला और ईरान दोनों पे जो है यूएस की सैंक्शंस लगी हुई है। तो रिसेंटली क्या हुआ कि जो वेनेजुला का प्रेसिडेंट है उसने विजिट किया ईरान को, और वहाँ मतलब उन्होंने 20-year एग्रीमेंट साइन किया। तो उस एग्रीमेंट में क्या है, टू एक्सपेंड टाइज इन द ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, द मिलिट्री एंड द ईरानियन द मिलिट्री एंड द इकोनॉमी। तो मिलिट्री टाइज और इकोनॉमिक टाइज, क्योंकि दोनों जो है सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द यूएस सैंक्शंस। नाउ वेनेजुला ईरान, हाँ बोथ कंट्रीज हिट बाय यूएस सैंक्शंस। मडूरो हेल्स तेहरानस सप्लाई ऑफ फ्यूल टैंकर्स। तो यहाँ पे आप याद रखोगे मेडूरो ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ व्हाट वेनेजुला एंड ही रिसेंटली विजिटेड ईरान, ठीक है। तो यहाँ पे और एक जो इंपॉर्टेंट ईरान पे आ सकता है, दैट इज JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप ऑफ एग्रीमेंट। JCPOA क्या है, ये एक डील थी मतलब ईरान के साथ की थी जर्मनी यूएस, एक तो वीटो पावर्स और फिर जर्मनी, ठीक है, वो आप याद रखोगी, वीटो पावर्स प्लस जर्मनी। वीटो पावर जो 5 है, रशिया, यूएस, ठीक है, चाइना एंड देन फ्रांस, यूके एंड लास्ट में जर्मनी। तो ये 6 कंट्रीज है जिन्होंने JCPOA साइन किया था। तो इसमें जो है ईरान को ये था कि मतलब उनको अपना यूरेनियम जो है वो एनरिच नहीं करना था बियॉन्ड ए पर्टिकुलर लिमिट। तो वो डील साइन हुई थी। लेकिन ये डील जो है, ये न्यूक्लियर डील स्ट्रक ऑफ की डोनाल्ड ट्रंप ने इन 2018, और अगेन सैंक्शंस लगी ईरान पे। तो ईरान की जो इकॉनमी है बहुत ज़्यादा क्रिपल हो गई, क्योंकि वो अपना ऑयल नहीं बेच सकते थे, वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ गया, इंडस्ट्रीज हर्ट हो गई, ठीक है। तो इब्राहिम रईसी रिसेंटली अपॉइंट हुए एज ईरानियन प्रेसिडेंट, ठीक है। देन और उसके बाद हाँ यहाँ पे आप और एक चीज़ याद रखोगे,
EIA एनर्जी एजेंसी, ठीक है, एनर्जी एजेंसी। तो ये है कहाँ, दिस इज़ इन ऑस्ट्रिया, ठीक है, वीना ऑस्ट्रिया। तो ये क्या करती है, यही मतलब इस के साथ डील कर रही है ईरान के साथ कि मतलब जो मतलब सैंक्शंस लगेंगी बाकी वो जो सी कर रहा है दैट इज़ EIA, ठीक है, IEA सॉरी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। IEA आप यहाँ याद रखोगे ईरान के कंटेक्स्ट में, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी दैट इज लोकेटेड इन वीना ऑस्ट्रिया, ठीक है। Now let's move to the next article. Is monkeypox a sexually transmitted infection? A study found monkeypox virus is in the seminal fluid of 4 men who had sex with men. देखिए, most of the cases reported so far have been in men who have sex with men and bisexual men. तो ज़्यादा केसेस जो monkeypox के पाए गए हैं अब तक, तो उसमें से जो ज़्यादा केसेस है वो उनमें है कि मतलब मैन सेक्स या बाइसेक्चुअल पर्सन है, उनमें ये जो है monkeypox पाया गया है। बट फिर ये कहता है पीपल हु क्लोजली इंटरेक्ट विद समवन हु इज इन्फेक्शियस इंक्लूडिंग हेल्थ वर्कर्स, सेक्सुअल पार्टनर्स एटसेट्रा। तो WHO के हिसाब से उनका वो ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। तो मतलब टच से अगर मतलब टच आप करते हो किसी के साथ तो monkeypox हो सकता है। तो ज़्यादा अफेक्टेड इस टाइम यूरोप है जहाँ 704 केसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद डायरेक्ट स्किन टू स्किन कंटैक्ट उससे फैलता है। उसके बाद द वायरस कैन आल्सो स्प्रेड थ्रू लार्ज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एंड कंटैक्ट विद बेडिंग टॉवेल्स रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से भी फैलता है। तो डायरेक्ट कंटैक्ट इज द प्राइमरी रूट ऑफ monkeypox वायरस ट्रांसमिशन। तो हाँ, तो डायरेक्ट स्किन टू स्किन कंटैक्ट प्राइमरी रूट है ट्रांसमिशन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए monkeypox न्यूज़ में आया तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकते हैं, तो यहाँ SSB में बन सकते हैं। तो डायरेक्ट स्किन कंटैक्ट वो उससे मतलब फैलता है, ये कौन, this monkeypox virus. In case of HIV, besides sexual route of virus transmission, the virus can be transmitted from the mother to the child. तो हाँ, mother to child ये आप याद रखोगे यहाँ पे, देखिए mother to child, मदर से अगर चाइल्ड की ओर डिजीज आ रही है दैट इज कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो बहुत कभी कभार ये जो है साइंस में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो कौन सी डिजीज वर्टिकल ट्रांसमिशन दिखाती है। तो इट इज़ वो डिजीज जो मदर से लेके चाइल्ड में चली जाए, जैसे HIV, ठीक है। तो ये प्रेगनेंसी के दौरान ट्रांसमिट होती है, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग से भी होती है और देन ऑल्सो बाई इंजेक्शन। देन HIV स्प्रेड इज प्रिडोमिनेटली सेक्चुअल पेरेंटल वाइल monkeypox इज मेनली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मतलब जो HIV है वो तो मतलब सेक्चुअल कॉन्टैक्ट से ज़्यादा फैलता है, लेकिन जो monkeypox है वो ज़्यादा डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट से फैलता है। तो ये कल आपको ऑप्शन दे सकते हैं साइंस में भी और करंट अफेयर्स में भी, ठीक है। तो यही मैं कह रहा था, देखिए यहाँ पे monkeypox के रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो यही क्वेश्चन कल आपको साइंस में आ सकता है, यही क्वेश्चन कल आपको GK में आ सकता है, ठीक है। सो दैट इज वाई करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। Now then, definition of sexually transmitted infections is not clear and it is important to clarify this while trying to contain a large outbreak. तो अभी जो हमारे पास कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की, लेकिन हाँ क्या सामाइनल फ्लूइड से, जैसे अगर आप मानोगे दिस इज ओवम एंड दिस इज स्पर्म, ठीक है, ओवम एंड स्पर्म, तो क्या इनसे मतलब क्या अगर ये फ्लूइड्स एक्सचेंज होते हैं बिटवीन मेल एंड फीमेल, क्या इनसे मतलब ये monkeypox फैलता है? बट वी डोंट हैव क्लियर आंसर येट कि इनसे फैलता है कि नहीं, लेकिन क्लियर आंसर ये है कि डायरेक्ट स्किन कंटैक्ट से ये फैलता है। स्टिग्मा इज बैड फॉर कंट्रोलिंग आउटब्रेक्स। देखिए यहाँ पे अब स्टिग्मा की बात की गई है, तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि मतलब जब भी मतलब देखिए कोई HIV पॉजिटिव होगा तो हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, सो दैट इज स्टिग्मा। तो स्टिग्मा से क्या होता है कि आउटब्रेक करना मतलब बैड है उसके लिए, क्योंकि उसे अगर आप आउटब्रेक कंट्रोल भी कर लेते हो, लेकिन बहुत सारे वल्नरेबल सेक्शंस वो इसकी जद में आके उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है या वो डिप्रेशन में चले जाते हैं एटसेट्रा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेन्स पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू। आप ये अपने साइंस एंड टेक या आप अपने दिस एथिक्स में डाल सकते हो कि मतलब स्टिग्मा जो आउटब्रेक्स के साथ एसोसिएटेड है, तो एग्जाम्पल बन सकती है एथिक्स के लिए, पर्टिकुलरली फ्रॉम मेन्स पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू। देन वाई आर इकोनॉमिक्स टेक्स हाई इन वेस्ट एशिया। देखिए यहाँ पे जो आर्टिकल की बात आई है, रिसेंटली आपको पता होगा मतलब इंडिया में एक कुछ कम्युनल वायलेंस चली, कम्युनल राइट्स चली अबाउट दैट व्हेन प्रॉफिट वसल्लम उसकी गुस्ताखी के मतलब हुई थी, तो उसमें इंडिया में कम्युनल राइट्स चली। तो जैसे कुछ मेंबर्स थे उन्होंने किया था, तो उसमें क्या है कि इंडिया मतलब वेस्ट एशिया से बात की है कि मतलब हम जो है, देखिए यहाँ पे जो लिखा है, इस्लामिक कोऑपरेशन एंड द सिक्स member Gulf Cooperation Council took strong exception to the remarks denigrating Islam and the Prophet Muhammad. Inclusive approach to all communities. तो इंडिया के जो
ये है वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू। उन्होंने कतर के शूरा काउंसिल हसन बिन अब्दुल्ला से मुलाकात करके ये कहा कि मतलब हमारा जो है इंक्लूसिव अप्रोच है, क्योंकि मतलब इंक्लूसिव अप्रोच मतलब हम सारी कम्युनिटीज़ को इक्वल मानते हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, सिख्स हो, हिंदूज हो। तो मतलब इंडिया जो है ये बोला कि हम आपको इंश्योर करते हैं कि मतलब मुस्लिम्स के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। नाउ देन उसके बाद जो है द वेस्ट एशिया रीजन आल्सो सर्व्ड अ लैंड रूट ब्रिज टू ग्रीस, रोम एंड अदर अर्ली यूरोपियन एम्पायर्स एंड अ फ्लोरिशिंग ट्रेड इन स्पाइसेस, क्लॉथ, सिल्क एंड इंडिगो इन एक्सचेंज फॉर गोल्ड एंड सिल्वर इज वेल रिकॉर्डेड। नाउ यहाँ पे जो बात आती है, देखिए ये हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। हिस्ट्री में कभी क्वेश्चन आ सकता है कि जो वेस्ट एशिया है कहाँ कहाँ मतलब उसका रूट क्या था, वो कहाँ इंडिया को ले जाता था। तो वो ले जाता था आपको ब्रिज था, मतलब जब इंडिया यूरोप के साथ ट्रेड करता था जैसे ग्रीस, रोम, ठीक है। तो लैंड रूट वेस्ट एशिया के थ्रू था। तो ट्रेड किन किन का होता था? स्पाइसेस का, क्लॉथ का, सिल्क का, इंडिगो, इन एक्सचेंज फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। तो यहाँ पे आपको पता होगा, देखिए कभी कभार क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में, एसएसबी में या केएएस में, कि मतलब कौन सी चीज़ें एंशियंट टाइम में वेस्ट एशियन रूट से इंपोर्ट होती थी। तो इंपोर्ट होता था गोल्ड एंड सिल्वर, सोना और चांदी। और एक्सपोर्ट क्या क्या करता था इंडिया? स्पाइसेस, क्लॉथ, एक तो मतलब ये मसाले और कपड़े, और रेशम, और इंडिगो। इंडिगो एक कलर है, एक प्लांट है जिसको यूज़ किया जाता था फॉर डाइंग, ठीक है। तो खाली इंपोर्ट आप याद रखोगे गोल्ड सिल्वर का होता था, और बाकी स्पाइसेस, क्लॉथ, सिल्क, इंडिगो एक्सपोर्ट हुआ करते थे थ्रू वेस्ट एशियन रीजन। नाउ देन उसके बाद colonial era saw the advent of even a loose common monetary system with the rupee serving as legal tender in several Gulf states till the middle of the 20th century। तो colonial era के दौरान जो रुपी है वो कॉइन हुआ करती थी, करेंसी हुआ करती थी, ऑल्सो इन अदर वेस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। कंट्रीज ऑफ द वेस्टर्न एशियन रीजन कलेक्टिवली अकाउंट फॉर वेल ओवर 1/6 ऑफ इंडियाज टोटल बायलैटरल मर्केंडाइज। तो ये आप याद रखोगे इंपॉर्टेंट, मतलब ट्रेड में जो इंडिया का जो वेस्ट एशिया के साथ है 1/6 ऑफ इंडियाज टोटल बायलैटरल मर्केंडाइज, ठीक है। तो छठा हिस्सा इंडिया का मतलब 1/6 जो है वो ट्रेड है विद वेस्ट एशिया। तो उसके उसके अलावा जॉब्स, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियन वर्कर्स। तो इंडियन वर्कर जो है होम सेंड करते हैं $40 बिलियन एनुअली, और 55% ऑफ द कंट्रीज टोटल रेमिटेंसेस फ्लो। तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मतलब 50 ज़्यादा रेमिटेंसेस कहाँ से आ रही है? तो 55% ऑफ द रेमिटेंसेस जो इंडिया को आ रही है वो आ रही है फ्रॉम दिस मिडल ईस्ट और फ्रॉम दिस वेस्ट एशियन कंट्रीज लाइक इराक, सऊदी अरबिया, यूएई, ठीक है। तो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी, ठीक है। देन उसके बाद आप याद रखोगे वाई इज इंडिया सो डिपेंडेंट ऑन वेस्ट एशियन कंट्रीज फॉर इट्स एनर्जी नीड्स। तो इसके लिए जो आंसर है, देखिए फोर्सिंग इंडिया टू टेक रिसोर्स टू इंपोर्ट्स टू फिल द गैप ऑफ मोर देन 80%। जो ऑयल का इंपोर्ट रहता है हमारा 80% रहता है, तो गैप जो करता है कौन फिल? सऊदी अरबिया। हाँ, तो शेयर ऑफ द गल्फ कंट्रीज कितना है? 60%। तो हाँ, टॉप ऑयल एक्सपोर्टर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फ्रॉम करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया वॉज इराक। तो 2021 में जो मेजर ऑयल एक्सपोर्टर इंडिया को था, जिसने इंडिया ने जिसे ज़्यादा तेल एक्सपोर्ट किया था, तो वो था इराक। इराक, ठीक है। देखिए काफ़ी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि कभी आपको सऊदी अरबिया, ईरान या कतर दे सकते हैं, तो आप सीधा सोचोगे कि इराक तो नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ तो जंग चल रहा है, ये चल रहा है। बट ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अक्सर जो है मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इराक इज़ द मेजर ऑयल एक्सपोर्टर, या जहाँ से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया है इंडिया ने ऑयल, दैट इज़ इराक, ठीक है। तो विद अ शेयर ऑफ मोर देन 22% फॉलोड बाय सऊदी अरबिया। तो पहले इराक, सबसे ज़्यादा, उसके बाद सऊदी अरबिया, KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, ठीक है। अबाउट 18% आता है UAE से, उसके बाद कुवैत, उसके बाद ओमान। तो ये आप याद रखोगे, इराक, सऊदी अरबिया इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इंपोर्ट्स, ठीक है। तो सल्फर हैवी सोर ग्रेड्स, तो जो मतलब ये सल्फर हैवी ग्रेड, देखिए ये यहाँ पे साइंस के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सल्फर जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो सल्फर होता है इन द दिस जो हमारे पास आता है क्रूड ऑयल। नाउ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल ओवर द 5 years फ्रॉम 17 to 2021 एंड ईरान एंड द गल्फ, हाँ यहाँ पे आप याद रखोगे GCC, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में कौन कौन से आते हैं। एक तो आते हैं, देखिए UAE, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। देखिए ईरान, GCC मेंबर स्टेट्स कंप्राइजिंग कौन सा आता है? एक तो आता है UAE मतलब यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, या जिसे आप दुबई कहते हैं। उसके बाद ऐसे सऊदी अरबिया, उसके बाद आता है इसमें बहरीन, उसके बाद आता है इसमें ओमान, उसके बाद आता है इसमें कुवैत, और उसके बाद आता है इसमें कतर, ठीक है, कतर। तो ये आप याद रखोगे कौन कौन से है। तो दिस 1 2
3, 4, 5, 6, तो 6 मेंबर्स आते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में। कौन कौन? ईरान नहीं है, लेकिन छः गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में 6 आते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो दिस यूएई, सऊदी अरबिया, बहरीन, ओमान, कुवैत एंड कतर, ठीक है। तो उसके बाद आप याद रखोगे, देखिए द यूएई कंट्रीब्यूटेड द लाइनर शेयर ऑफ $277.4 बिलियन। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रेड है इंडिया का वो किसके साथ है? यूएई के साथ। तो सऊदी अरबिया उसके बाद आता है। तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट एल्स इज एट स्टेक। तो व्हाट एल्स इज एट स्टेक? लार्ज नंबर ऑफ ओवरसीज जॉब्स फॉर इंडियंस, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर सेबीज कंसर्न्स अराउंड क्रिप्टो करेंसीज। तो क्रिप्टो करेंसीज के रिलेटेड सेबी का क्या ये कंसर्न है? तो सेबी आपको पता होगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस प्रीलिम्स और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स लाइक एसएसबी एंड केएएस। तो सेबी के लिए क्या है कि देखिए, सेबी जो करता है काम, ये रेगुलेट करता है मार्केट जो होती, जहाँ पे मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स होता है, तो उसको रेगुलेट करती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप सेबी का याद रखोगे, इसे एस्टेब्लिश कब किया गया था वो मैं आपको फैक्ट बता दूंगा पीडीएफ में। तो उसके बाद इन्होंने क्रिप्टो करेंसीज का ये कहा है कि मतलब वो जो है क्रिप्टो करेंसीज, दे हैव द सिक्योरिटी रीजंस। और मतलब हाँ, सबसे ज़्यादा जो देखिए यहाँ पे क्या कहा है, सेबी told the Parliamentary Standing Committee on Finance led by Jayant Sinha that regulation of crypto assets would be difficult given the nature of technology that sustains them। तो बोला है कि इनका रेगुलेशन जो है डिफिकल्ट है। देन तो प्रॉब्लम्स क्या क्या है इसमें, देखिए क्रिप्टो एसेट्स, तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स है ये, विच आर नेस्टेड इन कंप्यूटर नोड्स स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। और क्रिप्टो एसेट्स क्या है? अम्ब्रेला टर्म है। और हाँ, नॉन करेंसी टोकन्स एंड यूटिलिटी टोकन्स। तो ये क्वेश्चन पिछली बार यूपीएससी में आया था, दिस नॉन फंजिबल टोकन्स। तो ये आया था कि क्या नॉन फंजिबल टोकन्स यूज हो सकते हैं एज दिस एज अ कमर्शियल ट्रांजेक्शन? तो आंसर नो था, तो वहाँ इस ऑप्शन को एलिमिनेट करना था, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे, देखिए नीड फॉर डिफरेंट रेगुलेटर्स टू डील विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ए क्रिप्टो एसेट मार्केट। तो क्रिप्टो एसेट मार्केट के लिए हमें डिफरेंट रेगुलेटर चाहिए। तो कुछ टर्म जो इसके साथ एसोसिएटेड है वो आप रखोगे याद, KYC, नो योर कस्टमर, देन AML, CFT। तो CFT मतलब कंबाटिंग ऑफ फिनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। तो KYC, AML, CFT, तो ये कुछ आइडियाज़ है जो रिलेटेड है टू द दिस क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 बी इन्वोक्ड टू मेक श्योर देयर इंटरेस्ट्स आर सेफ गार्डेड। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत इस क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जा सकता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, तो ये भी कभी आता है कि मतलब कौन सा एक्ट क्रिप्टो करेंसी के साथ रिलेटेड है, तो दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। तो उसके बाद जो आता है इसमें इंपॉर्टेंट, देखिए cryptocurrencies can lead to dollarization of a part of the economy, they said was against India's sovereign interest. Almost cryptocurrencies are dollar dominated and issued by foreign private entities. It may eventually lead to dollarization of a part of our economy. तो dollarization of economy मतलब जो हमारी इकोनॉमी है, मतलब वो मतलब ज़्यादा फिर वो डॉलर्स पे काम करेगी। तो वो एक टाइप का इंपीरियलिज्म है जो कंसर्न है इंडिया को, कि वो हमारी सॉवरेनिटी जो है उसको खतरे में डाल सकती है, ठीक है। अंडरमाइनिंग द RBI's एबिलिटी टू रेगुलेट मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, आरबीआई रेगुलेट्स मनी सप्लाई। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि विच अथॉरिटी इकोनॉमिक्स में आता है कि मतलब कौन सी अथॉरिटी मनी सप्लाई रेगुलेट करती है इन द इंडिया, तो दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मनी सप्लाई मतलब कितना मनी है पब्लिक के पास, पब्लिक, ठीक है, पब्लिक। तो देखिए मनी सप्लाई का मतलब आता है जो मनी पब्लिक के पास होता है, ठीक है, बैंक्स में या उनके हाथ में जो पैसा होता है, दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। लेकिन हाँ, पब्लिक मनी में देखिए, अगर अब कभी मनी सप्लाई पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सी मनी इंक्लूड करती है। इकोनॉमिक्स में आता है अक्सर कि इसमें कौन सी मनी इंक्लूड होती है, तो इसमें खाली पब्लिक की मनी इंक्लूड होती है। तो कौन नहीं होती है? बैंक्स की मनी इंक्लूड नहीं होगी मनी सप्लाई में, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट का पैसा भी जो है वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा, ना ही गवर्नमेंट ना ही बैंक्स, खाली पब्लिक का मनी इंक्लूड होता है इन द मनी सप्लाई। Such currencies were and are considered problematic as they can easily evade official security, bypass and weaken the monetary system and fuel illegal trade। तो ये मेन इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्रिप्टो करेंसीज के लिए क्या मतलब वो किस तरह की परेशानियां या क्या प्रॉब्लम्स है उनमें। तो ये पिछली बार केएएस में और यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था कि क्रिप्टो करेंसीज के बारे में आप बोलिए कि वो इंडिया को किस तरह लीड कर सकता है। तो इसमें कॉन्स जो है, नेगेटिव जो है वो ये है कि मतलब इनमें सिक्योरिटी रीजंस है, मतलब ऑफिशियल सिक्योरिटी, और ये बाईपास कर सकते हैं और वीकन करते हैं मॉनिटरी सिस्टम ऑफ कंट्री, वो वीकन कर सकती है। तो इसीलिए जो है आरबीआई ने बैंक्स को बाहर किया था कि आप इन करेंसीज के साथ डील ना करें, ठीक है। द टैक्स ऑफ
The tax at 30% was seen at first to settle the question of legality of such currencies. तो आपको याद होगा जो फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है, उन्होंने इसका कहा था कि हम इस पे जो है 30% टैक्स लगाएंगे इस क्रिप्टो करेंसीज पे। तो सबको लगा था कि शायद अब ये लीगल होंगी, लेकिन वो अभी क्वेश्चन जो है पेंडिंग है। पिछले सेशन में वो डिस्कस हुआ था बजट सेशन में, लेकिन फिर वो पेंडिंग है तब से। तो अभी जो है इनको मतलब लीगल इलीगल तो आरबीआई, हाँ इतना आप याद रख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कहा था कि नहीं आप इन पे बार नहीं लगा सकते, आरबीआई से कहा था, ठीक है। तो हाँ, उसके बाद सिन्हा लेड कमेटी, तो यहाँ पे कमेटी का नाम आता है सिन्हा लेड कमेटी। तो कभी ये पॉलिटी में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी कमेटी रिलेटेड है टू द दिस क्रिप्टो करेंसी, सो दैट इज सिन्हा लेड कमेटी, ठीक है। तो उसके बाद द बिल एम्स टू सेटअप अ फैकल्टेटिव फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ द ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय द आरबीआई। तो ये जो बिल है नई, वो चाहती है कि मतलब जो रेगुलेट करेगी क्रिप्टो करेंसीज को, क्रिप्टो करेंसी बिल। तो अभी वो आई नहीं है, तो अगर वो आएगी तो वो उसका ये एम है कि मतलब हम जो डिजिटल करेंसीज है उनको रेगुलेट करें, ठीक है। नाउ हेयर इज द नेक्स्ट आर्टिकल, बेटर फॉर द दोनबस। तो दोनबस आप याद रखोगे, इट इज इन यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन में एक रीजन है दोनबस जिसपे असली लड़ाई शुरू हुई, एंड इट इज इन ईस्टर्न यूक्रेन, ठीक है। तो जहाँ पे मतलब रशियन जो फाइटर्स है, रशिया के जो मतलब रेबल्स है, रशियन बैक्ड रेबल्स, उन्होंने वहाँ जंग चलाया। तो उसके बाद आपको और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्रीमिया। तो क्रीमिया आपको पता होगा, इट वॉज यूक्रेन पार्ट एंड इट वॉज एनेक्स्ड बाई रशिया। कैन यू टेल मी इन विच ईयर इट वॉज एनेक्स्ड बाई रशिया, ठीक है। कौन सा ईयर, कौन से ईयर में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था, ठीक है। तो उसके बाद वे टू रिफॉर्म पोअरली एमिड सब्सिडीज। तो ये मेन इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास सब्सिडी जो हम देते हैं फार्मर्स को, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी या वाटर सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, उसमें हमें रिफॉर्म्स लानी चाहिए। तो ये कहा है किसने, फिनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन। मतलब देखिए सब्सिडीज अगर आप देखोगे मेन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देखोगे, ठीक है, ई नेगेटिव, तो अगर आप देखोगे, देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है अगर इस पर सब्सिडी मिलती है तो फार्मर्स कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते रहते हैं, तो उससे जो है रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाते हैं। या अगर आप फर्टिलाइजर पे देखोगे जो फार्मर्स को सब्सिडी मिलती है, वो उससे भी जो है ये सॉइल्स डिप्लीट होते हैं और मतलब प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। मतलब फार्मर को बेनिफिट मिलता है, लेकिन ओवरऑल जो इकोनॉमी को है, इंडिविजुअल को बेनिफिट मिलता है और सोसाइटी को नुकसान होता है, कंट्री को नुकसान होता है। तो इसके लिए जो सोल्यूशन है वो है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की आप सब्सिडी मत दीजिए, आप डायरेक्टली फार्मर्स के अकाउंट्स में पैसा डालिए, ताकि मतलब वो प्रोडक्टिव चीज़ों पे वो खर्चा करे, ताकि फर्टिलाइजर का यूज़ कम हो, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कम हो, ठीक है। Now in support super sub Samad does it for India. So it is very important question. Abdul Samad played the super sub, bringing up a goal in the injury time to help India beat Afghanistan 2-1 and keep its Asian Cup chances alive. तो एशियन AFC एशियन कप जो चल रहा है वो कहाँ चल रहा है, मतलब आई डोंट नो, आई विल टेल यू टुमारो। इसमें अब्दुल समद आप याद रखोगे तो इन्होंने खेला और अफगानिस्तान को हराया, तो इस तरह ये मतलब वापस इस लीग में रह गए, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम द सपोर्ट सेक्शन एंड देन दोरो अंकुश क्लिंच गोल्ड। दोरो हिरपरा एंड अंकुशा नितोरा वन द बॉयज एंड गर्ल्स टेनिस टाइटल्स एट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स एट पंचकुला। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हो रही है, पंचकुला में, और इसमें दोरो हिरपुरा एंड अकिंक्षा नितुरा उन्होंने क्या जीता, गोल्ड, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू। वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें और एंजॉय करें। देखिए इससे जो है आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स वन गो में कंप्लीट हो रहे हैं। जो क्वेश्चन मतलब आपको ढूंढने में शायद 3-4 बुक्स पढ़नी पड़ी, 3-4 नोट्स ढूंढने पड़ी, वो आपको यहाँ खाली 20 मिनट में मिल रहा है। सो स्टे विद मी, हैव पेशेंस एंड शेयर द वीडियोज़। थैंक यू, हैव अ गुड डे।